गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप बस ये सोच रहे होंगे कि सर आज हमारी 2 क्लास कैसे हो गई। बेटा मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है ना। और जितना जल्दी हो सके आपको आपके प्री बैक्यूज कंप्लीट होने चाहिए, है ना। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे और लोग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे से वो काम करना है। तो इसीलिए आज हम देखेंगे आपका सी वाला पोर्शन जो आपका है ना बेटा। जो आपका एग्जाम हुआ था 7 सितंबर और 21 को, सेकेंड शिफ्ट वाला। चलिए, उससे पहले आज का मोटिवेशन वो क्या है। योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। अपनी आखिरी गलती को पहचानिए, उससे सही कीजिए, है ना। जब आप उसे सही करेंगे तभी जाके आप ग्रो कर पाएंगे, है ना बेटा। क्या कर पाएंगे आप ग्रो कर पाएंगे। और जीवन में ग्रो करने का बस एक ही राज है, वो क्या है कि गलतियां करते जाइए, उससे सीखते जाइए, है ना, और आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे आपका डिसिप्लिन 4 एंड डिसिप्लिन 5 वाला कंप्लीट। और आज ये आपका जो पेपर था आपका 7 सितंबर 2021 वाला, वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर, सवाल सिंपल है ना, सबने पढ़ा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट originated from an incident in a remote village called Reni, या रानी बोलते हैं इसे, in Garhwal, high up in the Himalayas during the early 1970s। क्या बोल रहा है बेटा आपसे, तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1970 के दशक की शुरुआत में गढ़वाल में रेनी नामक एक सुदूर गांव में हुई घटना से क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। कौन सा था बेटा वो आपका, तो वो था आपका चिपको आंदोलन। क्या था बेटा आपका, तो वो था आपका चिपको आंदोलन था आपका, है ना। एक सेकेंड, है ना, रुक जाओ। हाँ, क्या था बेटा आपका, तो वो था आपका चिपको आंदोलन आपका था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, है ना बेटा। क्या हो जाएगा आपका, ये तो पता होगा आपको कि मतलब जो चिपको आंदोलन था वो क्यों किया गया था, है ना। बेसिक डिटेल्स आपको आनी चाहिए। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट have a defined nucleus organelles, nor do any of them show multicellular body design। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में एक परिभाषित केंद्रक या अंगक नहीं होता है, और ना ही उनमें से कोई भी बहुकोशिकीय शरीर के डिजाइन दिखता है। क्लास 9th, है ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पर आपको ने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा मैंने आपको कि आपके जो 5 कंजम क्लासिफिकेशन जो दिया था RH विटेकर ने, कौन कौन से बेटा आपके, बहुत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया आपका। तो उसमें जो मोनेरा वाला पोर्शन था आपका, उसमें क्या था बेटा आपका, तो उसमें था यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर आपके प्रोकैरियोट्स। कौन से आपके, प्रोकैरियोट्स थे, है ना। देन आपका क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा था आपका। प्रोटिस्टा में आपका थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। देन उसके बाद में फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, है ना। हाँ कि ना, याद होगा ना, रिवाइज कर पा रहे, रिकॉल कर पा रहे आप लोग। चले, तो इसका हो जाएगा आपका मोनेरा, आपका करेक्ट आंसर आपका बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मोनेरा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, कोई दिक्कत हो इस सवाल में तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इसको करवा दूंगा बेटा आपको, है ना। चले, अभी सवाल क्या बेटा आपका 3 नंबर का, तो वो देखिए सॉरी, सवाल है सिंपल सा। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। ये बोल रहा है कि जो कुछ विशेषता यहाँ पर दी गई हैं, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी गैस वो हो पाएगी। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इज रेडियस ब्राउन गैस विद पंजेंट स्मेल। क्या बोल रहा है,
यह तीखी गंध वाली लाल भूरे रंग की क्या है, गैस है आपकी। कैसी बेटा, तीखी है ना, और लाल भूरे रंग की है आपकी। ओके, इट इनडायरेक्टली कॉजेस एसिड रेन। क्या बोल रहा है बेटा, तो ये बोल रहा है कि ये ना इनडायरेक्टली क्या होता है, एसिड रेन के लिए कारण बनती है। यह परोक्ष रूप से अम्ल वर्षा का कारण बनती है। कौन सी आपकी गैस, तो वो है आपकी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि इसके लिए आपको एनसीईआरटी को काफी थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो, ये तो पता होगा आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इंगल्फ फूड द टू फ्रॉम फॉर्म फूड वैक्यूल्स। अरे बताना भैया आपको है, हाँ कि ना, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को ग्रहण कर भोजन रिक्तियां बनाता है। कौन बनाता है बेटा आपका, वो सिंपल सा है, हमारा अमीबा भैया आपका, है ना। कौन, अमीबा। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचोगे तो दिक्कत आपको होगी ना बेटा। चलो, हम्म, देखिए सवाल क्या है, विच प्लांट वर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर बट लेटर दे कॉस्ट havoc by their excessive growth by causing blocks in our waterways। क्या बोला, भारत में कौन से पौधे उनके प्यारे फूलों के लिए लाए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे जलमार्गों में अवरोध पैदा किया, है ना। क्या क्या बेटा, अवरोध पैदा किया, अत्यधिक विकास से कहर बरपाया। कौन से बेटा आपके, तो वो थे आपके ई कॉर्निया क्रिसाइप्स, है ना। इसी को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, इसको बोलते हैं, एक सेकंड, है ना, इसी को हम जानते हैं टेरर ऑफ बंगाल के नाम से। किसके नाम से बेटा, टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल के नाम से इसे जानते हैं, है ना। और ये कहां से आया था, तो ये आया था आपका साउथ अमेरिका से। कहां से आया था बेटा ये आपका, तो ये आया था साउथ अमेरिका टू इंडिया। ठीक है ना, साउथ अमेरिका से कहां पे आया था बेटा आपका, तो ये आया था आपका अमेरिका में आया था, है ना। इसके फ्लावर कैसे थे बेटा, इसका फूल था पिंक कलर का। ऐसा था बेटा आपका, पिंक कलर का आपका फ्लावर था आपका। इतना काफी आपके लिए, है ना। चले आगे देखिए सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कौन करता है बेटा आपको पता ही है, कुछ बैक्टीरियास, है ना। कौन कौन से, नाम बताओ कमेंट करके फटाफट। कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियास होते हैं जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, बताओ, बता बता बेटा। सब जानते हो कि नॉस्टॉक हो गया आपका, एनाबिना हो गया, एस्टोबैक्टर हो गया आपका, बेसिलस हो गया आपका, है ना, राइजोबिया हो गया आपका, साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका, ये सब होते हैं आपके, है ना। चले, ये मिलेगा आपको कहाँ बेटा, ये मिलेगा क्लास 12 के एनसीईआरटी में आपका। सिंपल सी बात है, जो सच है वो तो सच है ना। अब उसके लिए मैं आपको मतलब गलत सलाह कैसे दे सकता हूँ। क्लास 12 के एनसीईआरटी चैप्टर नेम एवोल्यूशन। क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के डार्विन के सिद्धांत के प्रमुख अवधारणाएं हैं। कौन कौन सी बेटा, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, शाखाबद्ध वंश, प्राकृतिक चयन। दोनों ही क्या बेटा आपकी, दोनों ही उनकी की कॉन्सेप्ट हैं, किसके, डार्विन के। तो इसका हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका हो जाएगा। आगे देखिए, ये सवाल तो मैंने मतलब बहुत बार करवाया आपको, और हर सेट में ये सवाल आपका आया हुआ है। क्या आया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द प्यूपल इन आई ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाई। क्या बोल रहा है, मानव आंख में पुतली का व्यास डैश
द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा बेटा? आइरिस। जानते हो ना व्हाट इज आइरिस? सबको पता है बेटा, मुझे पता है सारे बच्चे होनहार यहाँ पर है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, है ना। चले ये देखो, व्हेन द टर्मिनल phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy released in is equivalent to dash। जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो जारी ऊर्जा किसके के बराबर होती है ना। क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नेम लाइव प्रोसेस जाके देखो, इस प्रकार का बॉक्स बना होगा आपका, है ना। उसमें साफ साफ लिखा होगा, क्या लिखा होगा? 30.5 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी होगी आपकी, वो आपकी बनेगी अगर आप एक एटीपी बॉन्ड को ब्रेक करते हो, है ना। इमेज इसी लेके नहीं आया मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग आलसी हो चुके हो, है ना। और सेम ही चैप्टर में एक चीज और लिखी हुई होगी, वो इस सवाल का आंसर होगा, वो क्या आपका? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। चैप्टर जो आपका है लैब प्रोसेस, उसमें सिर्फ एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो है आपकी मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, यानी कि आणविक फिलोजेनी, जिसमें इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, सबको पता है इसका आंसर है। क्लास 10th एनसीईआरटी डाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर बाइलेटरल सिमेट्री एंड आल्सो डिप्लोब्लास्टिक, बट इन एडिशन टू दैट दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। निम्नलिखित में से कौन से जानवर द्विपार्श्विक, सममित और त्रिकोणीय है, लेकिन इसके अलावा उनके पास एक वास्तविक शरीर गुहा होती है? कौन है बेटा आपका? एनेलिडा। एनेलिडा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर। वो तो मुझे पता, आप लोग भी जानते होंगे, क्लास 9th के एनसीईआरटी जो चैप्टर जो कट हुए हैं उनमें से डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपका है, लेकिन बेटा अगर उससे सवाल आ जाते हैं आपके एग्जाम में तो फिर क्या करोगे, है ना। चैप्टर सिंपल सा है, जाकर उसे बस एक बार पढ़ लो, है ना। चलो, डैश टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। क्या बोला गया बेटा? कौन सा टिश्यू होता है जो डेड सेल से मिलकर बनता है? बताओ, कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना हुआ है? कौन सा बना हुआ बेटा, बताओ। तो वो है आपका सिंपल सा स्केलन कायमा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर। ज्यादा जानकारी के लिए आप पढ़ें क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नेम टिश्यू। आगे देखिए, व्हाट फॉर व्हाट पर्पस डू मैनी मैराइन एनिमल्स जनरली यूज द डिजॉल्व्ड कार्बोनेट इन सी वाटर। समुद्र के पानी में घुले हुए कार्बोनेटों का उपयोग कई समुद्री जानवर आमतौर पर किस उद्देश्य के लिए करते हैं? बताइए। कि उनको बनाना होता है सेल, टू मेक देयर सेल, इसलिए वो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। हाँ कि ना? याद आया? बताओ बेटा। जैसे एक फाइलम है आपका मोलस्का, नाम जानते हो ना, मोलस्का, पढ़े हो गए हैं, हाँ कि ना। उसका एग्जाम्पल लिख के जाना भी कमेंट में, मैं भी चेक करूं कितना पढ़े हुए हो, हैं कि फालतू बस एग्जाम देने जाओगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन से प्राइमेट 15 मिलियन वर्ष पूर्व पाए गए और अधिक मानव जैसे थे? क्या वह डायोफिथिकस थे आपके, डायोफिथेकस, या आपके रामाफिथिकस थे? फिथेकस, बताओ। देखिए, जो आपका रामाफिथिकस थे वो थे ह्यूमन लाइक, जो डायोफिथिकस थे वो कैसे बेटा आपके? वो थे आपके एप लाइक। याद रहेगा, राम से आप ऐसा रख सकते हो, लुक्स लाइक का क्या? बताइए, लुक्स लाइक अ
human and Diopithecus looks like a ape। ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल सा, उत्तर देंगे आप लोग। अ पर्सन विद गैस कैन बी सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। क्या बोल रहा है? गैस वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। बताओ बेटा। क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर नेम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, उसमें लिखा हुआ है जिस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख नहीं पाता है, बट जो पास की वस्तुएं होती है उनको साफ साफ देख पाता है ना? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाइपर मेट्रोपिया आपका करेक्ट आंसर। इसी का उल्टा होता है मायोपिया, है ना? चले देखिए सवाल क्या है। सवाल सेम चैप्टर से आपका आया हुआ है। फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट, कितना होता है बेटा आपका? सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए निकटतम बिंदु लगभग कितना होगा बेटा? तो वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आपका रहता है ना? तो इस सॉरी तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको बेटा कंट्रोल एंड नहीं सॉरी ये मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा? हाँ ये मिल जाएगा आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा क्लास 10 के एनसीईआरटी में। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, क्या कर रहा है? सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है आपका, है ना? आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, और कहाँ पाया जाता है? जहां पर बहुत तेजी से सेल डिवीजन हो रहा हो, सच एज फ्रूट्स या सीड्स, फल या आपके बीज। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और तीव्र कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में अधिक सांद्रता से मौजूद होता है? जैसे कि फल और बीज, कौन सा होता है बेटा आपका? तो वो होता है आपका साइटोकाइनेन। इससे पहले हमने क्लास ली थी तो उसमें इसको डिटेल में समझाया हुआ था, यही वजह है कि मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाऊंगा आपको, है ना? अगर आप चाहें तो जाके खुद भी क्लास 10th के एनसीईआरटी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जाके पढ़ें, वो चैप्टर में चीज मतलब साफ साफ लिखी हुई है बेटा, है ना? चलो देखो सवाल सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ? सेम चैप्टर से सेम आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोनेट प्रोटीन वसा चयापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके? कौन सा होता है बेटा आपका? थायरोक्सिन। नाम तो सुने होंगे ना, जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको, है ना? कोई बात नहीं, नहीं सुना है किताब उठाओ पढ़ो जाके। चलो देखिए द चेंज इन द गैस ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। क्लास 10 के एनसीईआरटी चैप्टर ने ह्यूमन आई। अभिनियत लेंस के गैस में परिवर्तन में इसकी फोकस दूरी बदल जाती है। क्या करोगे? कर्वेचर चेंज कर दो, वक्रता चेंज कर दो, तो क्या होगा? फोकस आपका चेंज हो जाएगा, है ना? अगर ये सोच के बैठे कि आप पर नहीं होगा, है ना, तो क्या आपका मन लगेगा पढ़ाई करने में? सिंपल सी बात है, नहीं लगेगा ना बेटा, चाहे आप कुछ भी कर ले। जब तक वो कहावत है ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, अगर मन में ठान लिया कि अब तो हमारा कुछ नहीं होगा तो सच में कुछ नहीं होगा। कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, और रेस वही जीतता है दो जो आखिरी समय तक मेहनत करता है, इस उम्मीद में कि क्या पता मैं ही विजेता क्यों ना हूं, है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट?
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है ना? कौन सा आपका सही नहीं है? देखिए, वैसे तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट वाला है वो आपका सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो इसको अच्छे से, है ना? चलो, अब देखो डिस्प्ले नंबर 5 वाला, इसमें आपके 10 सवाल रहेंगे, है ना? आपको पता ही होगा, जानते हो पैटर्न क्या होता है। जेंथियम एंड सर्पेरिनस रोटेंडस आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल बेटा हैं? सबको पता है, बहुत बता चुका हूं मैं आपको, है ना? कहाँ मिलेगा आपको, बताओ। क्लास 9th, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ये क्या होते हैं बेटा आपके, बताओ? ये होते हैं वीक्स, क्या होते हैं? ये होते हैं वीक्स आपके, या बोले तो आपका खरपतवार, क्या होते हैं बेटा आपके? तो ये होते हैं आपके हैं खरपतवार होते हैं आपके। चलो, एपिस सेरेना इंडिका सेम चैप्टर है क्लास 9th का, क्या होता है ये आपका? ये आपकी है एक क्या, बी, मधुमक्खी है। इससे पहली क्लास में डिटेल में समझाया था, आपके एनसीईआरटी की इमेज भी लेके आया था, है ना? चलो, अब देखो सेम चैप्टर क्लास 9th का, व्हाट आर द हेंस कॉल्ड आर रियर्ड फॉर एग, अंडे के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं, बताओ? उन्हें बोलते हैं लेयर्स, ऑप्शन सी। अच्छा ये बताओ, जो फिर हम मतलब जो मांस के लिए जो मतलब पाले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बता बेटा? हैं? तो उन्हें बोलते हैं ब्रॉयलर्स, ठीक है ना? याद रहेगा ना, सेम चैप्टर है आपका। और उसी चैप्टर से चौथा सवाल वो क्या आया हुआ है, द लेवल ऑफ विच विटामिन आर केप्ट इन हाई इन द पोल्ट्री फीड, कुकुट चारे में किस विटामिन का स्तर उच्च रखा जाता है? किसका रखते हैं बेटा आपका? तो हम रखते हैं विटामिन ए और के का, याद रहेगा, विटामिन ए और के आपका। चैप्टर सेम है बेटा, है ना? और उसी सेम चैप्टर से ये आपका 5वां सवाल आया हुआ है। कौन सा बेटा? 5वां सवाल आपका आया हुआ है, वो क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैन बी क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन गिव अ फूड यील्ड, निम्नलिखित में से किसे अच्छी उपज देने वाली गतिविधियों के समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, बताओ? साफ साफ वहां पर 3 स्टेटमेंट लिखा हूं मैं, कौन कौन से, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ये तीनों आपके होते हैं, लेकिन क्रॉप एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ये आपका नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, क्योंकि ये क्या आपका गलत है बेटा, है ना? इसीलिए बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये छठा सवाल सेम चैप्टर से देखो, आपको इससे पहले हम बता चुके हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एंड आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, है ना? ये देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ फॉर प्लांट्स, दीर्घ पोषण तत्व, कौन पी के मग से कॉफी, याद आ गया? कौन सा इसमें? मैग्नीशियम, है ना बेटा? याद रहेगा। चलो, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, निम्नलिखित में से किससे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? वो कौन सा प्राकृतिक रूप से शुद्ध जल होगा जिसमें कुछ भी अशुद्धियां नहीं होंगी, है ना? तो वो हम मानते हैं रेन वाटर को। किसे मानते हैं बेटा? तो वो हम मानते हैं वर्षा जल को मानते हैं, ठीक है ना? किसे मानते हैं? तो वो हम मानते हैं आपका रेन वाटर को। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड द ट्रू फ्रेंड ऑफ द फार्मर, नेचुरल प्लगर,
निम्नलिखित में से किसे किसानों का सच्चा मित्र कहा जाता है या प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है? किसे कहते हैं बेटा? तो वो हम कहते हैं केचुए को, है ना, या बोले तो आपका अर्थवर्म कहते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? अर्थवर्म को। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, द क्रेडिट फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया गोज टू, किसे देते हैं? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे देते हैं बेटा बताओ? तो वो देते हैं हम किसे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को देते हैं। किसे देते हैं हम? तो हम देते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन को देते हैं हम, है ना बेटा। उन्होंने अपना इंडिया में बहुत सारा काम किया था, है ना। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होगा बेटा? तो वो होता है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक डाटा है, फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। चलिए अब देखिए, टीचिंग मेथोडोलॉजीज, इसमें आपके 10 सवाल आपके आते हैं, है ना, लास्ट में आपके सॉरी। और ये वो पोर्शन होता है जहां पर आप अपना स्कोर अच्छा कर पाते हो, है ना बेटा, क्योंकि सवाल सिंपल से आते हैं। 10 में से आप 8 या 9 तक आप जा सकते हो। बहुत से बच्चे यहाँ पे 10 में से 10 भी लेके आते हैं, है ना, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना अच्छा स्कोर कर पाओगे उतना आपके लिए क्या होगा? बेस्ट होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर को लास्ट तक पहुंचो, क्योंकि जो आपका गेट कैपेसिटी का एग्जाम होता है, उसका जो पैटर्न होता है वो इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि आप लास्ट तक ना पहुंच पाए, है ना। और जो बच्चा लास्ट तक नहीं पहुंच पाया तो उसके सवाल आपके रह जाएंगे, जो कि होते हैं बहुत ही सिंपल से, ठीक है ना। चलो फिर सिंपल सा देखो पहले, TLM फॉर द टीचर्स, इसका मतलब क्या होता है बताओ? सबका पता होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। क्या होता है बेटा इसका? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपका होता है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग प्रोसेस? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? क्या पूछा बेटा? इनमें से कौन सी विशेषता आपकी नहीं होगी, है? देखो, लर्निंग इज नॉन ट्रांसफरेबल। क्या बोल रहा है? सीखना इस तरह नहीं है, यानी कि जो लर्निंग है मतलब वो ट्रांसफरेबल नहीं है। तो आपसे गलत पूछा गया है। अब देखो, लर्निंग इज अ आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट। सीखना क्या है? पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया का क्या है? परिणाम है। बिल्कुल सही बात है ना बेटा। क्या है वो? एक परिणाम के रूप में है ना। चलो, लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक। जो सीखना है वो कैसा है? व्यक्तिवादी है ना। और आप पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल सही बात है ना। देखो, ऑप्शन डी क्या है? लर्निंग इज इंटेंशनल, यानी कि सीखना क्या है? इच्छानुरूप है। अगर आपकी इच्छा होगी तभी आप वो काम करोगे, है ना। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो वो काम नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो जो आपका ऑप्शन बी, सी और डी जो है वो आपका है सही है। और आपसे गलत पूछा गया है। गलत कौन सा बेटा आपका? तो गलत है आपका ऑप्शन ए वाला। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये बोल रहा है कि स्कूली शिक्षा के प्रथम 10 वर्ष के लिए विज्ञान शिक्षा, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश में विज्ञान शिक्षा के कितने आयामों की पहचान की गई है? हाउ मैनी डायमेंशंस ऑफ साइंस एजुकेशन was identified in the science education for the first 10 years of schooling guidelines for upper primary and secondary classes? तो कितने दिए बेटा? तो वो दिए हैं आपकी 7, है ना। क्या दी गई है? आपकी 7 आपकी गाइडलाइंस दी गई हैं आपकी, ठीक है ना। चलो आगे देखो, शिक्षा के अधिगम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा अध्याय स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारी का प्रावधान करता है? क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर
ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2K9 प्रोवाइड्स द फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। बताओ कौन सी होती हैं? तो वो होती है 4th वाली, जो आपका अध्याय 4 है उसमें चीज आपकी लिखी हुई है ना, कि क्या जिम्मेदारियां होती हैं किसी टीचर की, है ना। चलो अब देखो, निम्नलिखित में से किस शिक्षक रणनीति में छात्र स्वयं शिक्षक के मार्गदर्शन के द्वारा समर्थित तथ्यों की खोज करने स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं करता है? कौन सा होता है बेटा? लेक्चर मेथड होता है, जिसमें बच्चा अपना दिमाग नहीं लगा पाता है ना। टीचर गया, उसने अपना लेक्चर दिया, है ना, व्याख्यान दिया अपना। चलो अब देखो, विच एज रेंज इज एसोसिएटेड विद लेटर चाइल्डहुड? कौन सी आयु सीमा उत्तर बाल्यावस्था से जुड़ी हुई है? कौन सी बेटा? वो है आपकी 6 से 10 वर्ष की जो आयु होती है, वो किससे जुड़ी होती है बेटा आपकी? तो वो जुड़ी हुई होती है आपके उत्तर बाल्यावस्था से, आपकी जुड़ी हुई होती है ना। जो स्टेजेस आपकी हैं थोड़ा देख के जाना अपने एग्जाम के लिए, है ना, कौन कौन सी होती हैं कौन कौन सी नहीं होती हैं। चलो अब देखो, आपसे पूछा गया कि ये जो पद्धति है आपकी वो कब आई थी, है ना। अगर आप पूछे जाए आपसे कि मतलब 5334 कब आई थी आपकी, है ना, अभी तो ये चली ना बेटा, वो कब आई थी? ये कब आई थी बेटा आपकी? तो ये आई थी 1975 में, 1975 में। कब आई थी आपकी? तो ये आई थी 1975 में आई थी। चलिए देखिए, सवाल थोड़ा सा मतलब टफ है बेटा ये वाला, है ना, बट चीजें आपकी मतलब ये ना एनसीईआरटी बेस, मतलब एनसीईआरटी बेस नहीं बोलेंगे, मतलब ये ना थोड़ी सी साइंस की बेस पे है। देखो, एंटोनी लेवनहॉक 1632 डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। रॉबर्ट हुक 1637 माइक्रोस्कोप, बिल्कुल। हेनरी कैविटिस 1732 डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, बट जोसेफ प्रेस्ली ये डिस्कवर नहीं किया था, है ना। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि जो प्रेस्ली थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किया डिस्कवर ऑक्सीजन को। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए आपका करेक्ट आंसर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो क्या था अपने कंट्री का? क्या था बेटा? तो वो था 940, 940। आगे देखो, ये तो कर लोगे आप। ये मतलब एक प्रकार का मतलब स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि मतलब ये स्टेटमेंट किसने दिया था। किसने दिया था बेटा ये स्टेटमेंट? तो ये दिया था आपका डैनियल डेनेट ने, है ना। अब इस टाइप के सवाल आते हैं, या तो आपसे आपको आते हैं, या तो आप उसे तुक्का लगा नहीं सकते हो, आपको पता नहीं होता मतलब किसने दिया आपका, है ना। चलो फिर, ये था आपका लास्ट सवाल, पता होगा आपको क्या करना है आपको यहाँ पर, है ना। चले मिलते हैं वैसे बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, है ना, अच्छे से। एग्जाम नज़दीक है, टेंशन मत लीजिए, जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कीजिए।